हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय की। आज का हमारा टॉपिक टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है। टर्की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर आपने ये आउटलाइन आपके सामने शो हो रही है, इंट्रोडक्शन, आप ये सारी चीज़ें कंप्लीटली इसको पढ़ोगे। ये बस एक आउटलाइन है और नीचे इसकी जो है वो प्रॉपर नोट्स हैं। नोट्स ज़ाहिर मैं रीड आउट नहीं करूँगी, बस आप लोगों को बताऊँगी कि इनके अंदर बात क्या हो रही है। आपने उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, लेकिन वो लिंक जो है वो लॉक्ड होगा। आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। वीडियो के किसी भी पोर्शन पे जाके किसी भी वक्त में आपको लिंक का जो है वो पासवर्ड बता सकती हूँ। आपने वो पासवर्ड लगाना है और फिर उसके बाद आपके सामने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं जो मैं कोर्स करवा रही हूँ। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर पैकेज है पॉलिटिकल साइंस का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना भी कवर होगा, टर्की भी, मलेशिया भी और स्विट्जरलैंड भी इसके अंदर कवर होगा। और इसके रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही निकाल के रखे हैं ताकि हम उसके ऊपर लेक्चर्स बनाएं और फिर उसके बाद लेक्चर की ये सीरीज बनाई है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये फंडामेंटल राइट्स से मैंने थोड़ा सा ओवरलैप किया है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो होंगे टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की के अंदर, वो अलग से इसके बाद वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की की ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें टर्की का, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन देखें, इलेक्टोरल प्रोसेस देखें, उसके बाद टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली की तरफ आएँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये कोर्स है, लेक्चर है, प्रॉपर आपको हर चीज़ मिलेगी। नोट्स इवन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। बस नोट्स का लिंक जो है वो लॉक्ड होगा। वो आपको मैं वीडियो में चलते चलते किसी भी टाइम आपको बता सकती हूँ कि नोट्स का जो है वो लिंक है। आप देखेंगे नोट्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा इनको और आपको समझ भी आ जाएगी। खैर, बहुत टाइम हो गया, अभी हम अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली आउटलाइन में आपको बता दूं कि आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ने क्या लगे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कंपोजिशन क्या है इस असेंबली, जिसमें आप देखेंगे कि नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट किस तरह किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। मेंबरशिप के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन होती है ना, कि इतनी साल का बंदा हो तो वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पावर्स और फंक्शंस क्या हैं असेंबली के। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का असेंबली के अंदर रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, असेंबली का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज को हम डिस्कस करेंगे और एंड पर हम एक कंक्लूजन के तौर पर हम उसकी थोड़ी सी समरी देख लेंगे और फिर हम उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेंगे असेंबली की, ठीक है। ये आप इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं। टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही बार ये पूछा गया है, इसलिए आपने गौर से वीडियो को देखना है। और जब आपको किसी भी टाइम वीडियो का जो है वो मैं लिंक का पासवर्ड बताऊंगी, आपने वो पासवर्ड आराम से जो है वो देख लेना है और उसको अप्लाई कर देना है और आपके सामने पीडीएफ खुल के आ जाएगी। चलें जी, अब ये देखिए इंट्रोडक्शन है। टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है टर्की की। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी होती है? जिसने लॉ बनाने होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाने वाली बॉडी होती है और ये 1920 के अंदर आई थी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये 1920 में बनी थी और तीसरी चीज़ हमने देखी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन टर्किश डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कवर। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 600 मेंबर्स होते हैं इस असेंबली के। जो कौन सिलेक्ट करते हैं? टर्की की अवाम सिलेक्ट करती है, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद वो जो है वो ये इन 600 लोगों को टर्की की अवाम के मुताबिक उनकी रजा के साथ जो है वो चूज किया जाता है टू बी एलिजिबल फॉर दिस मेंबरशिप। अब मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि एक बंदा जो है वो 25 साल का हो और एक टर्किश सिटीजन हो, तो वो इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपोजिशन कवर हुआ। 600 मेंबर होते हैं और एलिजिबल होने के लिए 25 साल का होना जरूरी है और वो टर्किश सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ असेंबली हमारा कवर हुआ, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द असेंबली।
पावर हम देखें इम्पोर्टेंट सेवरल इम्पोर्टेंट पावर्स और फंक्शन होती हैं, जिसमें अंदर सबसे पहली पावर जो है वो इनके पास ये है लेजिस्लेटिव पावर, यानी ये असेंबली टर्की के लिए अपने लॉ बना सकती है। दूसरी है आपके पास बजटरी पावर, यानी ये नेशनल बजट को जो है वो अप्रूव करेगी और इसके अंदर चेंजिंग्स ला सकती है। अब आपके जहन में आया होगा कि भाई नेशनल बजट क्या होता है। नेशनल बजट ये होता है कि कंट्री एक लिस्ट होती है, ठीक है, हर मुल्क की एक लिस्ट होती है गवर्नमेंट के पास, फिर वो उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि कंट्री ये मुल्क इस साल में इतना एक्सपेक्ट है इसका रेवेन्यू, यानी इतना वो प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अर्न करेगा और इतना वो स्पेंड करेगा अपनी कंट्री। स्पेंड फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन के अंदर इतना बजट जो है वो स्पेंड कर रहा है, इतने पैसे एजुकेशन पर लगा रहा है, इतने पैसे वो फॉर एग्जांपल हेल्थ पे लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। ये सारी नेशनल बजट जो होता है ना, ये बजट वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो कितना अर्न करेगी और कितना जो है वो अपने मुल्क के ऊपर स्पेंड करेगी। ये नेशनल बजट होता है, तो इसके पास बजटरी पावर भी होती है। ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेट पावर, ओवरसाइट और इन्वेस्टिगेट पावर ये होती है कि असेंबली जो होती है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि गवर्नमेंट के अपने काम पूरे तरीके से कर रही है या नहीं कर रही, और अगर वो देखे कि ये सरकारी अफसर है, इसके ये काम में कोई खलबली मचा रहा है, ये कोई हेरा फेरी कर रहा है, तो वो जो है उस सरकारी अफसर को इस असेंबली के मेंबर्स के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, ठीक है। ये इसके पास इन्वेस्टिगेट की पावर भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट अगर आपको नहीं पता तो फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्री का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि सिटीजन्स के ये रूल्स हैं और जो है वो आगे गवर्नमेंट की ये ड्यूटीज हैं, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं ना कि पुराने आर्टिकल के तहत अगर किसी ने चोरी की है तो उसको ये सजा दी जाएगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है और ये लिखा होता है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रैंड टर्किश नेशनल असेंबली है, इसके पास इतनी पावर है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजिंग्स करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आर्टिकल एडिशन करना चाहती है, ऐड करना चाहती है तो वो कर सकती है, कोई एक आर्टिकल निकालना चाहती है तो भी उस असेंबली के पास ये पावर है, ठीक है। और दूसरे फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल ये प्रेसिडेंट है ना टर्की का, जो इसको इलेक्ट भी इस ने करना होता है। अब आप इसकी पावर का हिसाब लगा सकते हैं टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली की, ठीक है। हमने कौन कौन सा फंक्शन इसकी पावर देखी, लेजिस्लेटिव पावर है, बजटरी पावर है, ओवरसाइट इन्वेस्टिगेट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और दूसरा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द असेंबली। अब उनका वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे आर, इनको भी कौन लेता है, किसके फॉर्म करती है, बाय टर्किश सिटीजन एंड कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये उस तरह नहीं है कि जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के अंदर पढ़ा कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका वो कोई उस तरह से उनको पावर नहीं दी गई, ना ही वो चैलेंज कर सकती हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, वो सबसे बड़ी पार्टी है ना, उसको चैलेंज नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन उसका ये है, और ना ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट्स अ पार्टी होल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द परसेंटेज। अब ये फॉर एग्जांपल एक पार्टी है 1 और एक पार्टी है 2 और एक 3। अब कौन सी पार्टी के पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा किसके पास जो है वो वोट्स ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ वोट्स ज्यादा है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगली बात आ गई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द असेंबली। अब देखो डिसीजन किस तरह होती है कि ये कमेटी है, कमेटी सिस्टम होता है पूरा यहाँ पर। अब ये देखो ये कमेटी है, सारे मेंबर्स बैठेंगे, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये कमेटी बेंच है, ठीक है। यहाँ पर सारे मेंबर्स आके बैठेंगे, सारे मेंबर्स बैठेंगे, और फिर अगर कोई एक लॉ आया है, नया लॉ आया है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे रखा जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली, फिर एनालाइज किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाएगा या फिर टेलीविजन यानी टीवी पर चलाया जाएगा, और फिर लोग जो है मेंबर्स जो हैं वो उसके हक में वोट किस तरह दे सकते हैं। या तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जब भी उसके बारे में पूछा जा रहा हो कि हाँ जी हम इस हक में हैं,
ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो के थ्रू जो है वो उसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज, जाहिर है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है इस पूरी असेंबली को ईयर्स टू ईयर्स। ठीक है, और बहुत क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन सच एज पॉलिटिकल देखो पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या होती है कि एक ओपिनियन आपके पास ये है और एक ओपिनियन आपके पास ये है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग इस हक में हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि भाई कुछ इसके हक में है और कुछ अपोजिशन करते हैं और उनका अच्छा खासा तगड़े पॉइंट है इसके खिलाफ। तो वो होती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। दूसरी है कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, कि वो जो कंट्रोवर्सी जो होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मतलब वो सच्चाई नहीं है। However, the Assembly has worked to address these issues. इन issues को address करने के लिए Assembly ने बहुत सारा काम किए हैं और फिर भी ये टर्किश डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट रहा है। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लिंक का जो पासवर्ड है वो है 098 और 8, ये आपका है लिंक का पासवर्ड। ठीक है, ये आपके लिंक का पासवर्ड है। आप वहां पे लगाएंगे तो लिंक आपको, ये जो नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको पीडीएफ फॉर्म में खोल के सामने आ जाएंगे, आपको पता भी चल गया ये कितने इजी है। अच्छा खैर, कंक्लूजन शुरू करते हैं। कंक्लूजन है आपके पास, द टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टर्किश डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो जाहिर है डेमोक्रेसी का है और ये लोगों की मुताबिक विल को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर ये पावर होती है कि ये लॉ को बना भी सकता है, गवर्नमेंट को देख सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और असेंबली को बेशक बहुत सारे चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज फेस करना पड़ी है, लेकिन इससे फिर भी इसकी भलाई के लिए काम करना जारी रखे हैं। ठीक है, अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैंने इसी तरह से प्रॉपर पूरे कोर्स लेके आने हैं, प्रॉपर पूरे नोट्स लेके आने हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। हर इसके बाद सोशियोलॉजी या फिर लीगल सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, किसी ना किसी का कोर्स जो है वो शुरू कर देंगे और इसी तरह प्रॉपर नोट्स होंगे उसके भी, और आपको फ़ायदा होगा अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसके बाद मेरे लिए आपने ज़रूर कोई अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर देना है ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी मेहनत का कोई तो भाई किसी को तो फ़ायदा हो रहा है जो, और वो सेटिस्फाइड है कि भाई उसको समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा सा कमेंट देना है आपने, या फिर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की जाए लेक्चर के अंदर, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। जाहिर है कमेंट सेक्शन है, आप अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट अच्छा सा देना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।